नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली का दौरा है। 2 दिन के लिए दिल्ली के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। साथ ही आपको बता दें कि 12:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि लगभग 1 घंटे बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से उत्तराखंड में उनका योगदान है या फिर वो दे सकते हैं। उत्तराखंड के विकास को लेकर दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिन का दिल्ली का दौरा है, जहां वो जाएंगे, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही जो उत्तराखंड के लोग दिल्ली में रहते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उनसे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो किस तरह से उत्तराखंड की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, यानी कि अपना योगदान उत्तराखंड के विकास में दे सकते हैं। मुख्यमंत्री उनसे उनका हालचाल भी जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि लगभग 1 घंटे बाद, यानी कि 12:30 बजे पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 12:30 बजे का समय है दिल्ली रवाना होने के लिए, लेकिन अब देखना होगा कि क्या थोड़ी बहुत देरी या जल्दी इस समय में होती है या बिल्कुल सही समय पर मुख्यमंत्री साहब निकल जाते हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा लाइव जुड़ गए हैं। अभय, मुख्यमंत्री साहब का 2 दिवसीय दिल्ली का दौरा है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जौलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होने का समय यहाँ पर निर्धारित हुआ है, जिसमें वो 12:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम दिल्ली में एक कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित करेंगे। इसके अलावा पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे मुलाकात वहाँ पर रहेगी। केंद्रीय जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात का समय यहाँ पर मांगा गया है, ताकि राज्य से जुड़े हुए जो विकास के जो मुद्दे, उन मुद्दों पर केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत हो सके, केंद्रीय मंत्रियों का सहयोग उत्तराखंड सरकार को यहाँ पर मिल सके, ताकि उत्तराखंड में जो विकास की रफ्तार है और तेज यहाँ पर हो सके, जिसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिल सके। इसके अलावा कल भी एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2 बड़े कार्यक्रम वहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें संघ का एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर है, जिसमें वो शामिल होंगे। जो संघ के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे वहाँ पर बातचीत करेंगे, उनका आशीर्वाद वहाँ पर प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए दिल्ली का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय एक तो चंपावत के उपचुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उन्हें चंपावत सीट से चुनाव जीतना है। दूसरा, उत्तराखंड में जो 10 जून को जो राज्यसभा चुनाव के लिए जो मतदान होना है, उसमें पार्टी की तरफ से जो अभी तक जो नामों का पैनल भेजा गया, उन नामों में से किसी एक नाम को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ तय कर उसको पार्टी का उम्मीदवार वहां पर बनाना है, उसको लेकर बातचीत वो करेंगे, ताकि उत्तराखंड की जो सीट राज्यसभा की जो सीट खाली हो रही है वहां पे ऐसे में एक सवाल ये भी है कि उत्तराखंड में अभी एक सवाल गर्मा रहा है सैनिक स्कूल को लेकर, तो क्या इस पर भी चर्चा करेंगे दिल्ली जाकर? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जिस सैनिक स्कूल को लेकर यहाँ पर रोक लगाने का काम केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से यहाँ पर किया गया है। जो जीआरटी का जो स्कूल देहरादून में था, सहसपुर ब्लॉक में स्कूल पड़ता है, वहाँ पर पहले उसको सैनिक स्कूल के रूप में उसको मान्यता देने का काम यहाँ पर किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर रक्षा मंत्रालय की तरफ से उस पर रोक यहाँ पर लगा दी गई थी। जबकि ये कह सकते हैं कि शासन की तरफ से जो एक नाम दिया गया था, वो जखोली, रुद्रप्रयाग जनपद का जो जखोली ब्लॉक है, वहाँ पर एक स्कूल को सैनिक स्कूल के रूप में तब्दील करने का काम एक नाम यहाँ पर शासन की तरफ से भेजा गया था। यानी 2 सैनिक स्कूल राज्य में बनने, तो एक की मान्यता यहाँ पर मिल चुकी है, जो दूसरे के लिए जो अनुमति मिलनी थी उस पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से रोक यहाँ पर लगा दी गई थी, उसको लेकर भी बातचीत यहाँ पर होगी। और कोशिश यही की जाएगी कि राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक स्कूल यहाँ पर खोले जा सके, ताकि जो उत्तराखंड के जो युवा हैं, जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, वो और प्रेरित यहाँ पर हो सके, सेना में शामिल होकर देश की रक्षा कर सकें। कोशिश यही रहेगी कि उत्तराखंड के विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है,
कैसे चौमुखी विकास की और उत्तराखंड यहाँ पर शामिल हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड बिल्कुल, सरकार बिल्कुल ने एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित करा है कि 2025 तक, यानी 2025 में जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह यहाँ पर मना रहा होगा, अब 25 साल का उत्तराखंड यहाँ पर हो जाएगा, तो उत्तराखंड सरकार ने लक्ष्य निर्धारित करा कि उस समय 2025 में उत्तराखंड देश के उन अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके जो विकसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं। तो उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कैसे बेहतर काम किया जा सकता है, उसमें केंद्र सरकार का सहयोग किस प्रकार से लिया जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में सहयोग की इस समय जरूरत है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर बिल्कुल। अब आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हरीश धामी अब खुद को कांग्रेसी नहीं मानते हैं। विधायक हरीश धामी की माने तो कांग्रेस में जिस तरह के हालात हैं उस पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से अब पूछने की जरूरत है कि विधायक हरीश धामी ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी को छोड़ चुके हैं, जिस पर पार्टी के नेताओं को अपना स्टेटमेंट देना चाहिए था। मैंने कहा है कि वह खुद को कांग्रेसी नहीं मानते हैं। मैंने जिस दिन ऐलान किया था मैं उस दिन से अपने आप को कांग्रेस से बाहर महसूस। लेकिन क्या लगता है आपको, ऐसा हो क्यों रहा, पार्टी के अंदर हो क्यों रहा, बिखराव हो क्यों रहा? क्योंकि आप भी तो नाराज है, किसी ने भाई जहाज डूबने से पहले आदमी अपने को बचाने के लिए इधर उधर जाता है, तो कहीं ना कहीं डूबता हुआ जहाज नजर आ रहा लोगों को, तो जा रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। अभय जी, हरीश धामी की ये जो नाराजगी है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के सदस्य ही नहीं है वो। जब एक धारचूला से पार्टी के विधायक है, तीसरी बार के अब की बार विधानसभा में वो चुनकर आए हैं, और ऐसे में उनकी जो नाराजगी वो सबसे बड़ी नाराजगी इसलिए है कि जिस प्रकार से प्रदेश में पार्टी के भीतर हालात यहाँ पर चल रहे हैं, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को लेकर अपनी दावेदारी यहाँ पर करी थी, लेकिन पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष की उनकी जो दावेदारी थी उसको खारिज करने का काम यहाँ पर किया गया। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जो कह सकते हैं कि पार्टी के जो सीनियर विधायक हैं यशपाल आर्य, उनको यहाँ पर दी गई है, क्योंकि पूर्व में भी उनको संसदीय ज्ञान के परंपरा कह सकते हैं अच्छा अनुभव उनके पास रहा है। कैबिनेट मंत्री और संभव रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ऐसे में उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई। लेकिन जो विधायक की जो नाराजगी की असली वजह है वो यही है कि जो ये नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी जिस सीनियर नेता को यहाँ पर दी गई है वो पूर्व में कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के साथ वो छोड़ चुके हैं, और उसके बाद भाजपा में जाने का उन्होंने काम यहाँ पर किया था। 2016 में जब कांग्रेस की सरकार अल्पमत में आई थी, तब इन्हें विधायकों की तरफ से कांग्रेस को छोड़ने का काम वहाँ पर किया गया था। भाजपा की तरफ से उनके द्वारा वोटिंग वहाँ पर की गई थी, भाजपा के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा, भाजपा की सीट पर सिंबल पर चुनाव जीत कर आए, मंत्री बने, और वापस इस बार फिर वो भाजपा को छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। तो ऐसे में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा था पार्टी के अनुभवी नेता हैं वो, और बड़े दूसरे कामों में काम आ सकते हैं, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है वो पार्टी के उन तमाम वरिष्ठ विधायकों को यहाँ पर देनी चाहिए थी, या उनमें से किसी एक को देनी चाहिए थी जो लगातार पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में पार्टी के साथ यहाँ पर दिया था। तो कई ऐसे वजह है यहाँ पर, और उन सब चीज़ों को लेकर वो खासे नाराज यहाँ पर चल रहे हैं। इसीलिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो अपने आप को अब कांग्रेसी नहीं मानते। क्षेत्र का विकास उनके लिए सर्वोपरि है। वो क्षेत्र के विकास के लिए अगर उनको जरूरत पड़ती है कि भाजपा में जाना चाहेंगे तो भाजपा से भी बात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी उन्होंने ऑफर किया था कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धारचूला सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं उस समय, तो वो धारचूला सीट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत सीट को वहां पर चुना है, तो उसके लिए भी वो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं। लेकिन तो अबे क्या यूं समझा जाए कि अगर वो छोड़कर फिर से बीजेपी में जाते हैं तो एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होगा ये, और कांग्रेस अपने नेताओं को साधने में कहीं ना कहीं कमी छोड़ रही है? जी बिल्कुल, इसे कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस समय कांग्रेस का साथ यहाँ पर छोड़ चुके हैं। जो विधायक इस समय कह सकते हैं कि 19 ऐसे जो विधायक जीत कर आए हैं, उनमें भी ये कह सकते हैं कि हरीश धामी या फिर जो दूसरे ऐसे कई और विधायक हैं जो पार्टी से खासे नाराज यहाँ पर चल रहे हैं। आप उनमें से हरीश धामी का नाम सबसे प्रमुख तौर पर यहाँ पर ले सकते हैं। पूर्व में जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह, वो खासे नाराज यहाँ पर पार्टी की नीतियों से चल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनके साथ यहाँ पर काम किया गया, उनको जिम्मेदारियों से हटाने का काम किया गया, और फिर चुनाव के बाद जिस प्रकार से उनके ऊपर छींटाकसी वहाँ पर की गई, आरोप लगाने का काम किया, तो उससे खासे नाराज वहाँ पर दिख रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर कह सकते हैं कि कांग्रेस में अभी भी जो गुटबाजियां का सिलसिला है वो खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ जो विधायक हैं वो नाराज चल रहे हैं, और कांग्रेस के लिए ये चिंतन का विषय यहाँ पर सबसे ज्यादा है कि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस को बचाना है तो जो पार्टी के जो नाराज नेता है कम से कम उन्हें मनाने की जरूरत है, उनसे बातचीत करने की जरूरत है, ताकि पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव यहाँ पर लड़ सके, आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर सके। बिल्कुल अब आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चंपावत उपचुनाव को लेकर बीजेपी के नेताओं को पूर्ण भरोसा है
कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ी जीत हासिल करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता खजान दास की माने तो उपचुनाव में विपक्ष के द्वारा पहले ही हाथ खड़े कर दिए गए और आप चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आंधी चल रही है, जिस आंधी में विपक्ष उड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ने कहा कि कांग्रेस के पास सिवाय आरोपों के और कुछ बचा ही नहीं है, जबकि बीजेपी ने अपना बूथ लेवल से मंडल स्तर तक और राज्य में राष्ट्रीय स्तर तक अपना बूथ संगठन मजबूत किया है। पार्टी के पक्ष में होगा। देखिए, चंपावत चुनाव बहुत ही रचनात्मक चुनाव होगा और ये चुनाव कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं वहाँ पे दावेदार हैं और मुझे लगता है कि भारी बहुमत के साथ चंपावत की जनता उनको विजय बनाएगी और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी काफ़ी अंतर से वहाँ पे जीत हासिल करें। देखिए, चंपावत चुनाव। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय जुड़े हुए हैं। अभय, चंपावत उपचुनाव को लेकर जितने कॉन्फिडेंस में बीजेपी नजर आ रही है, किस तरह से देखा जाए? ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहा जा सकता। इसे बीजेपी की उस रणनीति का अहम रोल यहाँ पर समझा जा सकता है कि जिसमें बीजेपी ने पहले से ही अपना प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस की तरफ से ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से इस उपचुनाव में एक महिला को प्रत्याशी बनाने का काम किया गया, जो पूर्व में कह सकते हैं कि विधायक जैसा किसी बड़ा चुनाव को नहीं लड़ पाई है, ना उन्हें कि भाई ऐसा मौका वहाँ पर मिल पाया, उनको इस समय दावेदार वहाँ पर बनाने का काम किया गया। वो तब किया गया जब सूबे के जो मुखिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो वहां से उम्मीदवार हैं, तो उनके खिलाफ ये कह सकते हैं कि पार्टी को मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए था। अभी तक ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार के हालात चंपावत चुनाव में देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष ने पहले से ही अपनी हार यहां पर मान ली है और सीधे तौर पर अब आरोपों के अलावा विपक्ष का कोई बड़ा नेता वहां पर चुनाव प्रचार में नहीं जा पा रहा है। ये समझा जा सकता है कि चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो या पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो या वर्तमान के जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, वो इस समय चुनाव में वहां पर दिख नहीं रहे हैं। तो उस बात से साफ तौर पर बीजेपी को बड़ी खुशी नजर आ रही है और उनको पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़े मतों से यहां पर जीत हासिल करेंगे और उसके लिए बीजेपी का जो संगठन है, जिसको कहा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन वाली पार्टी है, जो बूथ लेवल से अपना काम वहां पर करती है, तो ऐसे में उस बूथ मैनेजमेंट के जरिए जो बीजेपी ने दाव यहां पर खिलाया कि बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं, तो उसमें बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार वहां पर अपने नेताओं की जिम्मेदारी तय वहां पर कर चुके हैं, मंत्रियों के जिम्मेदारी वहां पर लगाई जा चुकी है, जो बारी बारी से अपना वहां पर चुनाव प्रचार वहां पर कर रहे हैं। बूथ प्रदेश महामंत्री संगठन पूरी ये कह सकते हैं कि जब से चुनाव का ऐलान वहां पर हुआ है, तब से चंपावत में ही डेरा डाले हुए हैं, ताकि संगठन का कोई भी कार्यकर्ता वहां पर चुनाव के दौरान किसी प्रकार की ढिलाई न बरत सके। उन सब चीजों को बाकायदा मॉनिटरिंग के रूप में प्रदेश स्तर पर भी देखा जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर उन सब चीजों की निगरानी यहाँ पर पार्टी का कर रहा है। अब ऐसे में तो एक सवाल और ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस ने अपनी नाक बचाने के लिए सिर्फ उम्मीदवार को उतारा है? जी बिल्कुल, ऐसे ये समझा जा सकता है कि एकमात्र विपक्ष की जो रस्म अदायगी है, उसको करने का काम विपक्ष की तरफ से यहाँ पर किया गया है। सिर्फ एक चुनाव में प्रत्याशी को उतारने के अलावा उन्होंने कोई बड़ा काम वहाँ पर ऐसा नहीं किया जिससे समझा जा सकता हो कि विपक्ष की तरफ से चंपावत का जो उपचुनाव वो मजबूत तरीके से लड़ा जा रहे हो। सबसे पहले ये समझा जा सकता है कि जो पूर्व के जो विधायक रहे हैं, जो वहाँ से पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उनकी तरफ से चुनाव न लड़ने का ऐलान वहाँ पर किया गया। उसके बाद ये जिस प्रकार से चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस ने अपनी लिस्ट वहां पर जारी करी थी, उस लिस्ट के बड़े नेता अभी तक वहां से चुनाव में दिखे नहीं है, वो वहां से नदारद दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार में कह सकते हैं कि जिनको प्रत्याशी बनाया गया सिर्फ वही एक महिला निर्मला गहतोड़ी वहां पर घूमती हुई नजर आ रही है। पूर्व जो विधायक उनके साथ हैं, जिनको ये समझा जा सकता था कि जिन्होंने वहां पर चुनाव संयोजक की भूमिका अदा करनी थी, वो इस समय चुनाव से बिल्कुल आउट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये सिर्फ एक विपक्ष के लिए रस्म अदायगी मात्र चुनाव लग रहा है कि एक विपक्ष के होने के नाते अपना एक प्रत्याशी खड़ा कर दिया गया, लेकिन वो जीतेगा कितना, उसके लिए कौन काम करेगा, वो चीजें तय यहाँ पर कांग्रेस हाईकमान नहीं कर पाया। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अभय हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने। उत्तराखंड के सबसे बड़े हवाई अड्डे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हवाई यात्रियों का रिकॉर्ड टूट गया है। पहली बार 6000 की संख्या पार हो गई है।
एयरपोर्ट प्रशासन ने खुशी जताई है। एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि एयरपोर्ट पर हवाई सेवा के विस्तार और सुविधाएं बढ़ाने से यात्रियों की संख्या बढ़ी है। हवाई यात्रियों का टूटा रिकॉर्ड। देहरादून हवाई अड्डा, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि जॉली ग्रांट उत्तराखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और इस बार उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 6000 से ज्यादा यात्री इस बार एयरपोर्ट पर उतरे हैं, जिसके चलते एयरपोर्ट प्रशासन में खुशी है और उन्होंने कहा है कि सुविधाएं बेहतर होने की वजह से यात्रियों की संख्या बढ़ी है। जॉलीग्रांट में बने हवाई अड्डा, जहां टूटा है रिकॉर्ड, जॉलीग्रांट का नया रिकॉर्ड, हवाई यात्रियों का टूटा रिकॉर्ड। समृद्ध वन संपदा के लिए प्रख्यात उत्तराखंड परिंदों के लिए भी मुफीद पनाहगाह है, जहां देश के अन्य राज्यों की तुलना में हिमालयन पक्षियों की सर्वाधिक प्रजाति है। बर्ड काउंट इंडिया के पहले हिमालयन बर्ड सर्वे की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में हिमालयी पक्षियों की 171 प्रजातियां देखी गई। विभिन्न हिमालयी राज्यों में हिमालयी पक्षियों की गणना की। उत्तराखंड तितली ट्रस्ट के संस्थापक संजय सोंधी ने बताया है कि ई बर्ड वैश्विक पटल के तहत बर्ड काउंट इंडिया ने बीते 14 मई को विभिन्न हिमालयी राज्यों में हिमालयी पक्षियों की गणना की। इस दौरान उत्तराखंड में हिमालयी पक्षियों की सर्वाधिक 171 प्रजातियां, जबकि पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग में सबसे कम 8 प्रजातियां देखी गईं। लालकुआं विधानसभा के बिंदु खत्ता निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारायण दत्त पंत के पोते शंकर दत्त पंत बीते 12 दिनों से तहसील पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। वहीं आज 12वें दिन भी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया। शंकर दत्त पंत का कहना है कि उनके साथ पत्राचार पर क्या कार्यवाही हुई है, उसकी जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही है। तमाम पत्राचार करने के बावजूद उन्हें अभी तक ना तो आरक्षण दिया गया और ना ही उस पर कुछ कार्रवाई की गई है। साथ ही आपको बता दें कि अब सोचिएगा कि 12 दिन से कोई लगातार धरना प्रदर्शन पर है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। आज 12वें दिन भी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ आश्वासन दिया। शंकर दत्त पंत का कहना है कि उनके साथ पत्राचार पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्यवाही उस पर हुई है, वो ये जानना चाहते हैं, लेकिन उसकी जानकारी उनको नहीं दी जा रही है। तमाम पत्राचार करने के बावजूद उन्हें अभी तक ना तो आरक्षण के तहत नौकरी मिली और न ही कोई शौचालय बना है। सरकारी बस का पास भी नहीं बनाया गया। बैठे हुए करीबन आज 12 दिन हो चुके हैं और मेरी अभी तक प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है और मुझे कहते हैं काम हो जाएगा, मगर आप देखिए हर प्रयास संभव है कहती है सरकार, और एक सेनानी परिवार के लिए कोई आम सुविधा तक लाने के लिए मतलब इनके मन में विचार नहीं बैठ रहा है। और क्या कहते हैं हमें घुमाने में लगे हुए हैं, कभी इधर मैं मजबूर हो गया हूँ, बहुत दुखी हो गया हूँ। और इनसे अब लास्ट ख्वाहिश मेरी है, मैं इनसे रिपोर्ट जानना चाहता हूँ। मुझे रिपोर्ट की भी इंक्वायरी नहीं दी जा रही है और कहते हैं कि आपकी कार्रवाई चल रही है। आखिर मुझे ये बताया जाए कि कब तक कार्रवाई चलेगी, अन्यथा मैं और आगे को अप्लाई करूँ। और मेरी मांगें हमेशा से इनके पास होते रही है और इन्होंने आज 12 दिन करीब हो चुके हैं और मुझे धन्यवाद ऐसे आश्वासन देते। डोईवाला में देहरादून रोड पर स्थित सुभाष गिफ्ट पैलेस में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें एक दुकान जलकर राख हो गई है। साथ ही दुकान में रखा लाखों का माल भी जलकर खाक हो चुका है। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
उत्तराखंड सहित तमाम राज्यों के बेरोजगार युवाओं को अभी और कुछ महीनों तक सेना भर्ती शुरू होने का इंतजार करना पड़ सकता है। ये हम नहीं बल्कि सेना के विशेषज्ञ कहते हैं। रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल की माने तो इस समय सेना में सर्विस को लेकर कुछ बदलाव करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते अभी 5 से 6 महीने तक युवाओं को आर्म्ड फोर्सेज की भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि कर्नल अजय कोटियाल ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत राय है कि सेना में सर्विस को लेकर जो चैलेंज करने की बात कही जा रही है वह सही नहीं है, बल्कि सरकार और सेना को जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने पूरे शबाब पर है। हर दिन सभी धामों पर हजारों की संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। चारों धामों में सबसे ज्यादा भीड़ बाबा केदार धाम पर लग रही है। वहीं हर दिन कई किलोमीटर लंबी लाइनों में यहां यात्री लग रहे हैं। यात्रा की व्यवस्थाओं का मौके पर जायजा लेने गए मुख्य सचिव और पर्यटन सचिव में यात्रियों को हो रही असुविधा को कम करने के लिए टोकन व्यवस्था को लेकर पहल शुरू कर दी गई। को अनावश्यक लंबी लंबी लाइनें में कतार में खड़ा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग टोकन व्यवस्था इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसके चलते काफ़ी आसानी से वो उनको दर्शन मिल सकता है। बाकी समय जब उनको दर्शन में क्यू में लगना नहीं है, उस समय वो अगल बगल में अगर जाते हैं घूमते हैं तो स्थानीय भी व्यापार जो है उसको भी बढ़ावा मिलता है और जनरली भी जो है पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छा उनका समय भी गुजरता है। तो उसके चलते मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ पर टोकन व्यवस्था भी जो है वो तत्काल प्रभाव से लागू कर ली जाए, तो उसकी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।